नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही ये कयास लगाए गए, ये दावा किया गया कि बिहार में अब नीतीश युग का समापन हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो कयास है, ये जो दावा है, यही सच्चाई है? क्योंकि जिस तरीके से निशांत कुमार का रोल शुरू हो रहा है इस राजनीति में, बिहार की राजनीति में, उससे यह लग रहा है कि यह नीतीश कुमार के युग का सेकंड पार्ट यानी 2.0 शुरू होने वाला है। क्योंकि तमाम चीजें जो होगी आने वाले दिनों में, जो आप देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका भी नजर आएगी। तो क्या यह एक वंशवाद को बढ़ावा देने जैसी बात है, या फिर नए युग का पदार्पण हो रहा है? क्या बागडोर अब युवा वर्ग को सौंपने की तैयारी है? इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। हमारे साथ जुड़े हैं मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी, स्वागत है आपका। तो सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई नीतीश युग का समापन हो रहा है और उनके राज्यसभा जाते ही जो सुशासन बाबू का एक तमगा था वो भी अपने साथ वो लेकर के राज्यसभा चले जाएंगे, या फिर लगता है आपको कि ये 2.0 की शुरुआत है? देखिए, अगर इस पूरे सीन सिनेरियो को समझा जाए तो इस पूरे सीन सिनेरियो में यही समझा जाएगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपने पिछले 5 दशक की राजनीति करते आए, उस राजनीति में अब तक वो बेदाग रहे। उन पर किसी तरह का कोई लांछन नहीं है और इसलिए वो बिहार की राजनीति के सर्वमान्य नेता हैं। पिछले 2 दशक से तो वो बाकायदा एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर है। पर क्या उनका ये जो अंतिम चरण का फैसला है, अभी पहले चर्चा करते हैं कि उनका ये जो फैसला है इसको किस नजरिए से देखा जा रहा है। हम बात करेंगे इस पर आज कि नीतीश कुमार के फैसले में आखिर क्यों वो वंशवाद वाली राजनीति, जिसके वो घोर विरोधी रहे, अंत में वो क्यों लेके आ गए। या यूं कहें कि वो लेकर के आए या उन पे थोपा गया, क्योंकि मैसेज तो यही दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते थे कि निशांत कुमार आए राजनीति में, लेकिन हालात ऐसे बन गए या फिर बनाए जा रहे हैं या दिखाए जा रहे हैं कि भाई मजबूरी में लाना पड़ा है ताकि उनपे जो खुद ही, जो जैसा आपने भी कहा कि वंशवाद के धुर विरोधी रहे, तो अचानक से ये यू टर्न कैसे ले लिया? तो शायद उससे बचने की कवायद हो सकती है कि भाई हम लेके नहीं आए, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, नेताओं की इच्छा थी, उन्होंने निशांत कुमार को आगे कर दिया। देखिए, इसमें एक बहुत अंदर खाने की ये भी चीज है कि अगर पूरी पैतृक अगर देखी जाए, जो राज्यों की, जो क्षेत्रीय पार्टियों की एक जो राजनीति होती है, उनकी अगर राजनीति के पूरे चलन को देखा जाए तो उसमें हर जगह यह देखा गया है। आपने यूपी में देखा होगा, मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव आए। बिहार में राजद के जो प्रतिनिधि बने उसके बाद, उनके बाद जो सर्वे जो मुखिया बन के आ रहे हैं वो तेजस्वी यादव बनेंगे। क्या राजद में पिछले इतने लंबे दशक में 3 दशकों का जो उनका पूरा रहा है, क्या लालू यादव अपने नीचे अपनी कोई सेकंड लाइन नहीं बना पाए या बनाने नहीं दी गई? ये पूरा सीन सिनेरियो कि क्या वो जो सेनापति होते हैं, राजा के जो सेनापति होते हैं, जब वो सत्ता की बात आती है, जब वो राजा बनने की बात आती है, तो क्या वो सेनापति आपस में लड़ भिड़ जाएंगे? इस चीज की आशंका बनी रहती है। इसलिए वंशवाद वाली इन क्षेत्रीय पार्टियों की जो राजनीति है उसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि देखिए, हम कहते जरूर है कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन जो मानसिकता है वो राजतंत्र से बाहर निकल नहीं पाई। मानसिकता ये है कि अगर राजा का बेटा राजा नहीं बना तो वहां पे पार्टी में बिखराव आ जाएगा। आपने बात उत्तर प्रदेश की आपने बात बिहार की, और कई ऐसे, चाहे हम तमिलनाडु की बात कर लें या फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर, और खास तौर से ये देखा गया जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वहां पर यह चीज हावी रहता है। अगर हम राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो अपवाद में हम कांग्रेस को लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की नींव ही वंशवाद पे रही और उसका विरोध हर जगह पर किया गया। चाहे नेहरू से सत्ता का हस्तांतरण होता है इंदिरा गांधी के पास, उसके बाद आते हैं राजीव गांधी, उसके बाद आते हैं राहुल गांधी, यानी कि एक तरीके से वंशवाद की बेल चली आ रही है ऊपर से। लेकिन इसमें भी जो कुछ ड्रॉबैक निकल करके सामने आता है, जो हम लोग बहुत अगर हम गौर करें तो ये बात समझ में आती है कि जब इंदिरा गांधी से सत्ता आती है इनके पास, राजीव गांधी के पास में, तो वो एक नई पीढ़ी के युवाओं को आगे लेकर के आते हैं, नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लेकर के आते हैं। उस वक्त माधवराव सिंधिया की बात कर ले, या उस दौर के जो तमाम बड़े नेता थे, जो कि बाद में जब राहुल गांधी आते हैं तो वही नेता जो युवा पीढ़ी के तौर पर शामिल हुए थे राजीव गांधी के दौर में, वो फिर हाशिए पर चले जाते हैं। उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है। फिर समय समय पर विरोध भी वहां से होता रहा। राहुल गांधी की नीतियों का विरोध खुल करके किया लोगों ने, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो शशि थरूर हो, ये तमाम नेता लोग हैं जो करते रहे।
अब जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा अखिलेश यादव का, अखिलेश यादव आते हैं सक्सेसर बन करके अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ में कि वे मुलायम सिंह यादव की जगह पे ये आएंगे, लेकिन जब भी किसी बड़ी शख्सियत का कोई बेटा सामने आता है, यही चीज अभी निशांत कुमार पे भी लागू होने वाली है। जब बड़ी शख्सियत का बेटा आता है तो उनसे अपेक्षाएं भी बड़ी शख्सियत के हिसाब से होती है। ये केवल राजनीति में नहीं है, हर जगह है। आप अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की तुलना आप अमिताभ बच्चन से करते हैं, वो फ्लॉप हो जाते हैं। रोहन गावस्कर की तुलना आप सुनील गावस्कर से करते हैं, वो फ्लॉप हो जाते हैं। अर्जुन तेंदुलकर की तुलना आप सचिन तेंदुलकर से करते हैं, वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो जहां पर तुलना करने की बात आती है और एक बड़े कद के नेता या किसी भी फील्ड के जो भी वो होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, तो उस वक्त ये चीजें धरी की धरी रह जाती है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि निशांत कुमार जब यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके पिता ही होने वाले हैं? इसमें एक बड़ा अच्छा ये है कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने लॉन्च किया तो अपने पहले चरण में, उनका जो पहला चरण था, तब मुलायम सिंह यादव खुद सत्ता की धुरी बने हुए थे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के केंद्र में थे और कहीं ना कहीं वो देश की राजनीति के भी केंद्र थे, बड़े चेहरे थे। उन्होंने अखिलेश यादव को अपने रहते रहते सत्ता पे बैठाया। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे पूरा अधिकार क्षेत्र अखिलेश के पास आता गया, जो आपने बात कही कि वो कहीं ना कहीं एक गुटबंदी होती है, एक यूथ ओरिएंटेड लोगों को साथ लेकर चलने वाली बात थी। जैसे जैसे वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर चलने लगे, मुलायम सिंह यादव वाली सपा के नेता, वो नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी का विस्तार किया, जो मुलायम सिंह के कांधे से कांधे लगा के खड़े रहे हमेशा, वो कहीं ना कहीं हाशिए पे। हाँ, खास करके दो नामों की बात करें, चाहे आजम खान की बात करें, अमर सिंह की बात करें, हाशिए पर चले। उनके भाइयों की बात, जो घर परिवार की बात, वो शिवपाल यादव नाराज हो गए थे। उस सब के बावजूद जब से पिता का साया हटा, अखिलेश यादव कोई चुनाव नहीं जीत पाए, बड़े तौर पे चुनाव। हालांकि पिछली बार उन्होंने पीडीए समीकरण को बोल के बीजेपी को डेंट तो जरूर पहुंचाया, लोकसभा चुनाव चुनावों में उन्होंने अच्छा किया। लेकिन ये वो दौर था कि जब वो चीजें हो गई। अगर बिहार की बातें करें तो बिहार में दो तरीके के फिर सिलसिले होते हैं, आते हैं लौटते हैं। बिहार की बात करते हैं, निशांत यादव और निशांत कुमार इस समय उस दौराहे पर है, ये भी दौराहे पर खड़े हैं। इस समय अगर पिता नीतीश कुमार ना हो तो निशांत कुमार सियासत के इतने मजबूत आदमी हैं, ये शायद अब तक तो नजर नहीं आया। हालांकि आज सुबह जिस तरह से वो अपने विधायकों से बातचीत करते नजर आए, उनकी थोड़ी परिपक्वता पहली झलक दिखी। वो झलक क्या होगी आने वाले समय में बोल के खुल के आ जाएगा कि इतना 18 घंटे 20 घंटे काम करना, एक राजनीति का सार्वजनिक जीवन जो होता है वो बहुत कष्ट से भरा भी होता है, उन्हें हर जगह शामिल भी होना होता है। क्या वो कर पाएंगे? उनकी जो भाव भंगिमाएं थी, उनकी जो संवाद शैली है, उनके तार्किक क्षमता, उनकी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो ये सारी चीजें आने वाले समय में। लेकिन ये वो समय है जब ये कहा जाता था कि बिहार में जदयू के भीतर दो गुट बन गए, एक गुट दिल्ली वाला गुट और एक गुट बिहार। अब इन गुटों के बीच में कहीं ना कहीं तकरार थी और ये भी चला आ रहा था कि अगर नीतीश कुमार जदयू से हटते हैं, जैसा उनकी सेहत को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, तो कौन जदयू की कमान संभालेगा? निशांत का नाम लंबे समय से एक बिहार लॉबी जो थी वो लगातार प्रमोट कर रही थी, लेकिन दिल्ली वाली लॉबी जो थी वो उसे साइड कर रही थी, क्योंकि दिल्ली वाली लॉबी वही लॉबी है जो कहीं ना कहीं लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आए, उनमें चाहे ललन सिंह हो या और भी उनके साथ नेता है। अब नीतीश कुमार के सामने ये एक समस्या थी कि अगर वो अपने किसी सेनापति को अपना सेकंड मैन बनाते हैं, हालांकि पहला सवाल ये बनता है कि नीतीश इतने बड़े सुशासन बाबू रहे, इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आखिर क्या कारण रहे कि उन्होंने अपना सेकंड मैन नहीं बनाया? ये राजनीति का एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड है। ये इसको इस तरीके से कह सकते हैं, एक जगह ये नेगेटिव हो सकता है, दूसरी जगह पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि नजरिया अलग अलग है। अब नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी, जी मौसम वैज्ञानिक भी उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो समय पे वो कब कहां पलटी मार जाएं, वो उनका इतिहास रहा। अवसरवादिता उनके राजनीति में शामिल रही है। अब ये कहा जा रहा है जो कि तमाम जो राजनीतिक सोच को समझने वाले, जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक गलियारे में चर्चा कर रहे हैं लोग,
तो ये भी कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार ने पिछले 10 साल में जानबूझ करके जो सेकंड लाइन बनी हुई थी उसको खत्म किया। हाशिए पर चले गए, आरसीपी सिंह हाशिए पर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पर चले गए, केसी त्यागी को हाल में हाशिए पर धकेल दिया उन्होंने। यानी कि कुल मिलाकर के रेड कारपेट बिछाने का काम इन्होंने 10 साल में किया कि अगर मेरे बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपी जाए तो वहां पर कोई चैलेंज ना आए। और जो इनके खास थे, जो नीतीश कुमार के बिल्कुल खास थे, जो इनके विरोधी थे, उनको तो साइड कर दिया, हाशिए पर धकेल दिया। और जो इनके खास उनको दिल्ली भेज दिया, ललन सिंह को दिल्ली भेज दिया, बड़े बड़े जो तमाम नेता थे उनको दिल्ली भेज दिया कि आप प्रदेश की राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि प्रदेश की राजनीति की जो विरासत है, जो नीतीश कुमार अपनी विरासत है, वो सौंपना चाह रहे थे अपने बेटे को। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ, ये कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये कहना है जो राजनीति गलियारे में चर्चा हो रही है। तो इस तरीके से उन्होंने एक सेकंड लाइन जो भी था उसको भी अलग करके अपने बेटे को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उनका बेटा अपने पिता की छवि से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया, चाहे वो अखिलेश यादव की बात कर लें, चाहे राहुल गांधी की बात कर लें, जो दूसरे भी अलग नेता हुए हैं, वो अपने ही पिता की छवि से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि कंपैरिजन वहां पे होता है कि भैया आप उनके जैसे हैं कि नहीं हैं। हर जगह पे ऐसा ही हुआ है। तो क्या अब ऐसा है कि निशांत कुमार, हालांकि इनको बहुत पावरफुल बनाने की तैयारी है, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, विधायक दल का इनको नेता बनाया जाएगा, जैसे कि अभी बातचीत चल रही है, जैसे कि संभावना जताई जा रही है, उसके बाद इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि इस बार डिप्टी सीएम 2 नहीं होंगे, केवल 1 होंगे, और वो खुद ये होंगे, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम होते ही थोड़ी सी पावर में कमी आ जाती है, बट जाता है मामला। यानी कि इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये भविष्य के सीएम होंगे, और डिप्टी सीएम के तौर पर एक ट्रेनी आईएएस की जैसी भूमिका होती है, उसी ट्रेनी के तौर पे ये डिप्टी सीएम होंगे और सिंगल होंगे, और इनके हाथ में गृह मंत्रालय देने की भी बात चल रही है। यानी कि इनको हर तरीके से इतना पावरफुल बना दिया जाएगा जिससे आने वाली चुनौतियों का ये सामना कर पाए, और यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई आने वाले दिनों में ये जो चुनौती है, क्योंकि सीधे सीधे डिप्टी सीएम पावरफुल होकर के और गृह मंत्रालय भी मिल जाना, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये रिमोट कंट्रोल के हिसाब से अगले 1-2 साल चलेंगे, अपने पिता के हिसाब से ये चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे। यानी कि अभी भी नीतीश कुमार का जो दखल है, जो कहा जा रहा है कि भाई उनके युग का समापन हो गया है, ऐसा होता हुआ अभी नजर नहीं आएगा। लेकिन ये भी बात है कि नीतीश कुमार बिहार के नहीं, देश के उन बड़े नेताओं में शुमार हैं जो अंतिम समय तक अपनी चाल को कैसे पलट देंगे, अपनी चाल में कौन सा पत्ता निकाल के कहां चल देंगे, कुछ पता नहीं होता है। और यही कयास लगातार बिहार की राजनीति में इस समय लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है कि कोई दूसरा गेम भी खेल जाए। दूसरा गेम से मतलब है कि जिस तरह से कल तेजस्वी यादव के बयान आए, या जिस तरह से अखिलेश यादव के बयान आए, कहीं ना कहीं वो इंडी गठबंधन जो था एकदम से एक्टिव मोड में नजर आया। ये जो बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश का सीएम की कुर्सी छोड़ना और ये फैसला लेना, क्या वो राज्यसभा जाएंगे, ये क्या सही में उनका कोई निर्णय है, या जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये दबाव की राजनीति की गई है भाजपा की तरफ से। अब भाजपा की तरफ से दबाव की राजनीति जो की गई है वो क्या हो सकती है? ये बहुत सारे पैमाने, बहुत सारी बातें उठ रही हैं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं, बहुत सारे मामलों से लेकर इस मामले को जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से पप्पू यादव कल आकर बोल गए, उन्होंने इस पूरी थ्योरी को ही एक नए नैरेटिव की दिशा दे दी है। क्या दबाव था? जिस तरह से रोहिणी आचार्य बोल दी कि नस दबा दी गई है, आखिर वो किस नस की बात कर रही है? अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा अपहरण है और फिरौती में मांग लिया गया पूरा बिहार। तो ये किस तरह की फिरौती है और ये किस तरह का अपहरण है? पीछे की कुछ नेपथ्य में कुछ ऐसा चल तो रहा है जो शायद अभी रिवील नहीं हो रहा है, या ये कहें कि बहुत कुछ नजरों के सामने है, कहा नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, और बोला भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बोलने से, उसे कहने से, उसे समझने से उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके सामने आएंगी। वो कॉन्सिक्वेंसेस अभी बचने का लगाया जा रहा है और समय पे चीजें डाल दी जा रही है। पर नीतीश कुमार इस तरह के राजनेता रहे हैं कि वो अपनी इतनी इजीली अपनी बाजियां हारते नहीं है। इस समय जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया है वो नैरेटिव यही है कि नीतीश कुमार अपनी सियासी बाजी हारे हैं, चाहे वो दबाव की राजनीति में हो, चाहे वो सियासी रणनीतियों के उसमें हो, या ये सही में बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक इन्होंने करा है कि एक तीर से 2 निशाने कर दिए,
खुद जिस तरह से उनकी सेहत को लेकर बात कही जा रही थी कि सेहत थोड़ी सही नहीं चल रही है, लगातार ये भी बात थी कि एक पूरा कोर ग्रुप बन गया था जो इनको मॉनिटर कर रहा था। लगातार पिछले दिनों मीडिया से इनका इंटरेक्शन बंद कर दिया गया था। उसके बहुत सारे कारण थे। उनकी बयानबाजियां जो थी, जो पिछले दिनों हिजाब वाला विवाद आया था, उस हिजाब विवाद के बाद इनका मीडिया से इंटरेक्शन बंद कर दिया गया था। उसके रीजन बताए गए थे, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि कुछ एक कोर टीम बन गई है जो नीतीश कुमार को पूरा मॉनिटर कर रही है। उनके बिना नीतीश कुमार कोई फैसले नहीं ले रहे हैं। एक तरह से यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार एक नजरबंदी में है ताकि उनकी हर बात, हर मूव, हर एक्शन को नजर में रखा जाए। पर बात वही लौट के आती है कि इतना अच्छा इनका बेदागी कार्यकाल, और वो बेदागी कार्यकाल आखिर इतने लंबे उसके बाद इन्होंने वो पुत्र मुंह में आके क्या अपना किया कराया सब फेंक दिया है। हाँ, देखिए अब इसमें कई चीज़ें, जैसा आपने भी बताया कि विपक्ष भी इन पे तमाम आरोप लगाता रहा और ये भी कहा जा रहा है कि भाई क्यों, आखिरकार क्यों इनको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। हालांकि इसके कई पक्ष हो सकते हैं, तमाम चीज़ें बात चल रही है, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि इनका अपहरण कर लिया गया है और पूरा बिहार मांग लिया गया, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, या फिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई कुछ तो है ऐसा, और पप्पू यादव ने जिस तरीके से कहा कि जिन दिनों इनके पास 42-45 सीटें हुआ करती थी तब तो ये मुख्यमंत्री बने रहे, आज 85 सीटें, इसके बावजूद ये छोड़ रहे हैं, आखिरकार क्या हो रहा है। तो इसके पीछे दूसरा, अगर हम पॉजिटिव देखें, अगर सकारात्मक पहलू देखें, तो उसमें एक चीज़ ये भी निकल करके आ रही है कि बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और बड़ी अच्छी राजनीतिक समझ रखते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने दोनों हाथ में लड्डू ले लिया है और ये उनकी इच्छा है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बड़े वो प्रताड़ित हैं और पीड़ित हैं, उनको ज़बरदस्ती कुछ किया जा रहा है, ये भी हो सकता है क्योंकि ये उनको पता था कि भाई आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो इस स्थिति में शायद मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से ना हो कि वो अब सीएम पद पे रह सके। तो रिटायरमेंट उस जगह से लेना उससे बेहतर था कि अपने बेटे को पहले सेट कर देते हैं कि जब तक मैं हर तरीके से सक्षम हूं, जब तक मेरी वैल्यू है। क्योंकि जो कल उन्होंने मीटिंग की थी तो उसमें विधायक रोते हुए नजर आए। विधायकों ने यहां तक दावा किया कि पूरा बिहार रो रहा है। तो जब इस क्षमता में है मुख्यमंत्री और उनके साथ जुड़े हुए हैं लोग, जुड़े हुए हैं विधायक, जुड़े हुए हैं, तो ऐसी जगह पर वो अपनी बात मनवा पाने में सक्षम है। तो उन्होंने बात मनवा भी ली, भले उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने अपने बेटे की एंट्री तो दिला दी, और वो भी बहुत पावरफुल वो बनाकर जा रहे हैं वो। और दूसरा, वो राज्यसभा जा रहे हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सौदा हुआ हो कि ठीक है 2027 में राष्ट्रपति पद के लिए वो आगे आए, मुर्मू जी वो रिटायर हो रही हैं, तो उनकी जगह पर ये आ जाए। तो यानी कि वो अपने जो जीवन के लिए कह लीजिए सर्वोच्च पद है, तो वो उस मकाम को हासिल कर लेंगे। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं राज्यसभा में भी जाऊं। अभी तक मैंने दोनों सदनों में, बिहार के दोनों सदनों में सेवा दी, लोकसभा में दी, लेकिन राज्यसभा नहीं पहुंचा मैं, क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं लालू यादव, वो चारों सदनों में गए थे, सुशील मोदी चारों सदनों में गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी एक दबी हुई ख्वाहिश थी कि मैं भी राज्यसभा में जाऊं, क्योंकि इनको ये पता है कि ये आखिरी पारी है, इसके बाद वो अब राजनीति में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना, जो आपने कहा कि एक तीर से 2 निशाना साध लिया जाए, इधर बेटे को उसका जो फ्यूचर उसको सिक्योर कर दिया, उनको उनकी भविष्य को जो है बता दिया कि भैया चलो अब बिहार तुम्हारे हवाले है, और खुद जो है वो अब सर्वोच्च पद पर जाने की तैयारी में जुट गए। हो सकता है कि ऐसा प्रस्ताव दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे इफ एंड बट्स इस पूरी थ्योरी में, इस पूरी राजनीतिक गलियारे में जो खबरें चल रही हैं, जो अफवाहें हैं, जो कयास हैं, जो संभावनाएं, जो आशंकाएं हैं, इन सब के बीच कुछ तो ऐसा है जो छिपा सा है। ये कब तक खुलेगा, ये कब तक लोगों के बीच में आएगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए पहली बात ये है कि जो अब ना खुला जी वो खुलेगा, इसकी गुंजाइश कम नहीं। पर ये कई बार बहुत देखा गया है कि ऐसे कांड, देखिए बोफोर्स कांड कब जाके खुला, बहुत टाइम बाद जाके खुला, है ना। बहुत से ऐसे राज जो बाद में कई बार किताबों में, किसी की जीवनी वृत्तांत में इनमें आते रहे। तो हो सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम का भी कुछ खुलासा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में हो। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको लेकर सियासी गलियारे से लेकर आम आदमी की जमीन तक चर्चा का बाजार गर्म है। हाँ, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वंशवाद को बढ़ावा देने की बात जो कही जा रही है, हालांकि नीतीश कुमार उसको ढकने में, लिपापोती करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यही निकल करके सामने आती है कि वंशवाद भले ही
नकार रहे हों नीतीश कुमार, लेकिन अगर आप निष्पक्ष होकर के देखें तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, भले वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भले वो नेताओं के माध्यम से, भले वो अपने खास लोगों के माध्यम से, और साथ ही उनको वो अधिकार दिए हैं जो यूं कह सकते हैं कि एक सीएम होगा बीजेपी का, उससे भी ज्यादा पावरफुल किसी न किसी तरीके से इनको बनाने की तैयारी है। भले हाँ, बिल्कुल 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 आप बात सही करें, क्योंकि इनकी राजनीति में ना एक चीज और आड़े आ रही थी जो हमने हाँ। पीछे बात करी कि एक दिल्ली वाला गुट हो गया था, एक बिहार वाला गुट हो गया था। इसके बाद लंबे समय तक ये कयास लगाए गए और बड़े मजबूती के साथ ये बात कही कि क्या संजय झा वो शख्स होंगे जो पूरी जेडीयू को अब अपने हाथ में लेंगे? क्या संजय झा ही निशांत के मेंटोर के तौर पे आगे बढ़ेंगे? क्या मनीष वर्मा जो है आगे बढ़ेंगे बहुत तेजी से? क्योंकि ये जो धड़ा बटा ना, इन धड़ों में बीच में विवाद भी रहे, लंबे समय से इनके बीच विवाद भी गरमाए हैं। और ललन सिंह जैसे उनकी बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं केंद्रीय पक्ष में आके बहुत सारी बातों पे नीतीश कुमार की सहमत आज भी नजर नहीं आते थे। तो क्या ये संकट था नीतीश के सामने कि अगर उन्होंने अपने बेटे को नहीं आगे लाए, नहीं बैठाया, तो उनकी पार्टी आने वाले सालों में खत्म हो जाएगी, जैसा कि आरोप भाजपा पे लगाए जा रहे हैं। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा की जो विस्तारवादी रणनीति होती है, जो नीतियां होती हैं, उसमें ये क्षेत्रीय दलों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, एक गठबंधन करते हैं, उस गठबंधन के साथ उनके साथ आगे बढ़ते हैं और एक समय पर उनको अपने अंदर समाहित कर देते हैं। ये बात उपेंद्र कुशवाहा के लिए आ गई। जिस तरह से खबरें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने से पहले एक शर्त लगा दी गई कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर दीजिए और आप एज ए कैंडिडेट के तौर पे आ जाइए। तो ये आरोपों के बीच क्या अब अभी जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने सहज नहीं है, वो राजनीति के बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं और वो धुरंधर खिलाड़ी इतनी हल्की चालें नहीं चलेंगे। लेकिन दो पक्ष हैं, या तो वो सही में बहुत लॉन्ग वे अपना सोच के ये चाल चल बैठे हैं, या सही में कोई नस तो दबिया जैसी रोहिणी आचार्य कह रही है। देखिए, और दूसरी बात ये भी है कि जैसा आपने बताया कि संगठन हो सकता है कि हावी हो जाए निशांत कुमार पे, इसलिए इन्होंने पहला जो कदम उठाया, पहला स्टेप जो लिया नीतीश कुमार ने, वो ये किया कि प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने बदल लिया। अब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, जो कि उनके राइट हैंड हुआ करते थे कभी। तो नीतीश कुमार के बहुत खास व्यक्ति हैं उमेश कुशवाहा, और संस्था से किसी तरह की समस्या उनके बेटे को ना आए निशांत कुमार को, इसके लिए उन्होंने वो संस्था में भी इंतजाम कर दिया कि भाई हमारा बंदा है, वो बैठेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। और साथ ही ये भी संकेत दे दिया नीतीश कुमार ने कि मैं भले जा रहा हूं दिल्ली, लेकिन मेरी नजर रहेगी यहाँ पर, मैं विधायकों के संपर्क में रहूंगा। यानी कि विधायक अगर कहीं छिटकने की भी कोशिश करें तो वहां पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। यही सबसे बड़ा संदेश दिया गया है कि मैं दिल्ली भी रहूंगा तो भी मेरी नजर रहेगी। यानी कि एक पूरी प्लानिंग हुई है। नीतीश कुमार ये जान रहे थे कि अगर मैं राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गया, मैं हाशिए पर चला गया, उसके बाद अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की तो पॉसिबल नहीं था। तो वो अभी कमांडिंग पोजीशन में है और अपने बेटे को आगे लेकर के आए हैं ताकि वो भी अब धीरे धीरे वो बढ़े, उसको अनुभव हो, और जहां अनुभव की कमी आएगी वहां पे नीतीश कुमार देंगे उसको कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के रेड कारपेट बिछाया गया निशांत कुमार के लिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो योग्य नहीं है या फिर वो कर नहीं सकते, आने वाले दिनों में दिखेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई राजनीतिक सक्रियता उनकी थी नहीं। तो अब ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उन्हें लॉन्च किया है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपनी योग्यता भी वो साबित कर पाए। और एक जो आशंका जताई जा रही है, जिस तरीके से लोग रो भी रहे थे, विधायक रो रहे थे, और खास करके आंसू उन विधायकों की आंखों में ज्यादा थे जो कि उम्र दराज हो चुके हैं, जो अब जो युवा वर्ग है उनके सामने अब वो उन्हें लग रहा है कि जो निशांत कुमार आएंगे तो वो युवा वर्ग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो सुबह उन्होंने मीटिंग की है उसमें भी युवा विधायकों को तरजीह दी है। तो क्या वैसा ही कुछ युग आने वाला है जैसा कि कभी राजीव गांधी के टाइम में आया, कभी राहुल गांधी के टाइम में आया, कभी अखिलेश यादव के टाइम में आया, तो वैसा ही कुछ अब बिहार में होने वाला है कि निशांत कुमार जो हैं वो अब युवा वर्ग को प्रमोट करेंगे और जो पुराने खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे हाशिए पर जाएंगे। तो दुख इस बात का भी है, मलाल इस बात का भी है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं, यहाँ पर उनका बहुत ज्यादा प्रभुत्व बचेगा नहीं, तो धीरे धीरे हो सकता है कि निशांत कुमार अब उन तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो 70-72 की उम्र में पहुंच गए, उनको धीरे धीरे हो सकता है हाशिए पे। हाँ, तो ये दुख भी
एक बड़ा दुख है जो कि और इसको लेकर के फिर ये कहा जा रहा है कि वही हालात बन जाएंगे जैसा कांग्रेस में हुआ कि दो धड़े में बट गई कांग्रेस। तो सामने से भले एक पार्टी के तौर पे नजर आए, लेकिन जो बड़े नेता होंगे, जो कद्दावर नेता होंगे, वो कहीं ना कहीं अब साइड किए जाएंगे और इसको कैसे संभाला जाए इसकी कोशिश भी नीतीश कुमार को ही करनी पड़ेगी। हाँ, तो कुल मिलाकर के बात यही है कि वंशवाद की बात की जा रही है, परिवारवाद की बात की जा रही है, और जो व्यक्ति हमेशा से इसका धुर विरोधी रहा, चाहे वो लालू यादव के लिए रहा हो, चाहे कांग्रेस के लिए रहा हो, चाहे मुलायम सिंह यादव के लिए रहा हो, बार बार वो बयान देते रहे नीतीश कुमार, आज इतने मजबूर हो गए कि उनको खुद भी उसी वंशवाद को बढ़ावा देना पड़ा, उसी परिवारवाद को बढ़ावा देना पड़ा, उसी अपने बेटे को आगे लाना पड़ा। अब देखते हैं कि ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इंजीनियर तो नीतीश कुमार भी हैं, इंजीनियर उनका बेटा भी है, बीआईटी मिश्रा से उसने इंजीनियरिंग की है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में महारत नीतीश कुमार को हासिल थी। क्या वही सोशल इंजीनियरिंग अब इनके बेटे भी कर पाएंगे? ये आने वाले दिनों में सब कुछ दिखने वाला है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही, आज की बहस में इतना ही। नमस्कार।